दोस्तों, ये कहानी मुन्नार गांव की है। शाम का समय था, तभी एक अनजान लड़का जल्दबाजी में गांव के एक किराने की दुकान पर पहुंचकर दुकान के मालिक से पूछता है, चाचा चाचा यहाँ सुमित शाह का गोडाउन कहाँ पर होगा? क्यों, तुम्हें वहाँ इस वक्त क्यों जाना है? अरे उन्होंने मुझे रात में गोडाउन की देखभाल करने के लिए काम पर बुलाया है। क्या तुम्हें पता नहीं है? वहाँ रात के वक्त एक लड़की की आत्मा भटकती है जो तुम्हारी तरह उस गोडाउन पर काम करने गई थी, लेकिन एक दिन गोडाउन में कुछ चोर घुस गए। लड़की ने जब उन चोरों को चोरी करने से रोका, तब उन चोरों ने मिलकर बेरहमी से उस लड़की का कत्ल कर दिया। तब से बदले की आग में जल रही है उस लड़की की आत्मा। हर रात को अपने कातिलों का गोडाउन पर इंतजार करती है, और जो कोई भी रात के वक्त उस गोडाउन पर जाता है वो अगली सुबह देख नहीं पाता। क्या चाचा, रात हुई नहीं और लगता है आपने बस अभी चढ़ा ली। अरे रात तो हो जाने दो। अच्छा ये सब छोड़ो, बस मुझे वहां का पता बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे से 50 कदम चलकर जैसे तुम दाएं मुड़ोगे तुम्हें वहां पर गोडाउन मिल जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ईशान है, और गोडाउन का पता बताने के लिए आपका धन्यवाद। इतना कहकर ईशान वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में गोडाउन के गेट पर पहुंच जाता है, पर वहां उसे कोई भी वॉचमैन दिखाई नहीं देता। इसलिए अब ईशान खुद ही गेट खोलकर गोडाउन के अंदर जाता है, पर गोडाउन के अंदर भी ईशान को कोई नहीं दिखाई देता। उसे काफी अजीब लगता है, पर वहां पर बिना कुछ रिएक्ट किए वो गोडाउन में अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है। अचानक से ईशान को एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। इतने बड़े गोडाउन में यहाँ कोई है क्यों नहीं, और मुझे घुटन क्यों हो रही है? कहीं उस चाचा की बात सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अगर मैंने यहाँ पर काम नहीं किया तो भूख से मरकर मैं खुद ही भूत बन जाऊंगा। खैर, मैं ऑफिस ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होगा, जरूर वहाँ कोई ना कोई तो मुझे मिलेगा ही। ईशान अब उस गोडाउन में ऑफिस ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक कोने में गोडाउन का ऑफिस दिखाई देता है। ईशान अब खुशी खुशी ऑफिस के अंदर जाता है, पर वहां भी उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो उदास होकर वहीं चेयर पर बैठ जाता है और वापस अपने घर जाने की सोचने लगता है। तभी उसकी नजर ऑफिस के टेबल पर रखी हुई एक लेटर पर जाती है, जिस पर फॉर ईशान लिखा था। ये देखकर ईशान झट से उस लेटर को खोलकर पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था, हाय ईशान, गोडाउन को लेकर फैली झूठी अफवाहों की वजह से कोई रात में गोडाउन पर काम नहीं करना चाहता। यही वजह है कि तुम्हें यहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, गोडाउन की देखभाल अच्छे से करना। कल सुबह हमारी मुलाकात होगी। गोडाउन का मालिक सुमित शाह। लेटर को पढ़कर ईशान को थोड़ी राहत मिलती है और वो ऑफिस में बैठकर मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। कुछ देर मोबाइल चलाने पर उसे एहसास होता है कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब वो एक बार गोडाउन का जायजा लेने की सोचता है। फिर वो ऑफिस से निकलकर हॉल में चलने लगता है। हॉल में कुछ दूर आगे बढ़ने पर ईशान को अचानक से काफी तेज बदबू आने लगती है, और फिर थोड़ी देर में ये बदबू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब ईशान ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ईशान अब अपनी पॉकेट से रुमाल को निकालता है और उससे अपनी नाक ढककर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे अपने से थोड़ी दूर पर एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। लड़की को देखकर ईशान सोचता है, जरूर ये कोई चोर है जो चोरी करने के मकसद से ही गोडाउन में आई है। लड़की को पकड़ने के लिए ईशान अब उस लड़की के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। कहाँ हो तुम? अरे भाग क्यों रही हो? रुको रुको, वरना ठीक नहीं होगा। मुझे पता है तुम यहाँ पर चोरी करने आई हो। मैंने कहा रुको। ईशान लड़की के पीछे भाग ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कोई उसके पीछे से उसके पैर को खींच रहा है, और फिर अचानक से ईशान नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। ईशान होश संभालते हुए अपने पैर की तरफ देखता है, जहां उसे कुछ अजीब सा निशान दिखाई देता है। ये निशान कैसे है? और वो लड़की कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी। ईशान अभी सोच में डूबा हुआ ही था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पर कुछ टपक रहा है। ईशान अपने हाथ को देखता है, जहां उसे खून की कुछ बूंदें दिखाई देती है। अब ईशान डरते हुए सीलिंग की तरफ देखता है, मगर वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से ईशान को अपना सर कुछ भारी सा लगने लगता है। वो अपना हाथ अपने सर पर रखता है, जहां उसे पता चलता है कि खून असल में उसके सर से निकल रहा था। ईशान समझ जाता है कि गिरने की वजह से उसका सर फट गया है। डरा सहमा हुआ ईशान फर्स्ट एड लेने के लिए ऑफिस की तरफ जाना शुरू कर देता है। हॉल में वो चलते जा रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि हॉल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ईशान की हालत अब पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो हॉल के रास्ते में ही बैठकर रोना शुरू कर देता है। ये क्या हो रहा है? लगता है मैंने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इसी तरह मेरे सर से खून बहता रहा तो मैं कल तक सूरज नहीं देख पाऊंगा।
ईशान अभी भी रो ही रहा था कि तभी उसे वो लड़की फिर से भागती हुई दिखाई देती है। इस बार ईशान उसको देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? आखिर तुम यहाँ भाग क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ चोरी करने आई हो? मेरा सर फट चुका है, प्लीज मुझे इस तरह से परेशान मत करो। इतना कहकर ईशान एक बार फिर से उस लड़की के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ दूर जाने पर वो लड़की अचानक से ईशान की आंखों के सामने से गायब। उस लड़की के गायब होते ही ईशान के हाथ पर वापस से खून टपकना शुरू हो जाता है। ईशान खून को रोकने के लिए अपना हाथ अपने सर पर रख देता है, मगर ये क्या? ईशान के सर पर तो कोई घाव ही नहीं था। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। अचानक से जमीन पर फिर से खून टपकता है। ईशान अब सीलिंग की तरफ देखता है, जहां उसे वो लड़की सीलिंग से चिपकी हुई दिखाई देती है। ईशान को अब चाचा की पूरी बात याद आने लगती है, जिससे ईशान का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। ये क्या है? भला तुम उस सीलिंग से कैसे चिपक सकती हो? इतना कहकर ईशान वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे वो लड़की ठीक से अपने सामने दिखाई देती है। तुम तो अभी सीलिंग पर थी। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो और तुम ये पीछे मुड़कर क्यों बात कर रही हो? अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं सामने से अपना सर कर लेती हूँ। इतना कहकर वो लड़की अपने सर को ईशान की तरफ घुमा देती है। ये देखकर ईशान के तो मानो बोलती ही बंद हो जाती है। डर से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो भूतिया लड़की ईशान को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से निकलता खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो खून के आंसू रो रही हो। तुम मुझे पता है तुम कौन हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ चोरों ने गलत किया था, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं भी बस तुम्हारी तरह यहाँ पर काम करने आया था। चोर? वहाँ कोई चोर नहीं था। वो मेरा बॉस था, जिसने पहले मेरा रेप किया और फिर मुझे मार दिया। पुलिस से खुद को बचाने के लिए उसने इस पूरी घटना को चोरी का नाम दिया। गोडाउन के लोग उस हैवान का सच जानते थे, लेकिन किसी ने भी पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला, जिस वजह से वो हैवान आज भी खुला घूम रहा है। सबके सब मरेंगे। यहाँ काम करने वाला हर एक शख्स मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं सबको मार डालूंगी। इतना कहकर वो भूतिया लड़की अपना मन खोलकर जोर से चिल्लाती है। उसकी डरावनी आवाज को सुनकर ईशान वहां से रोते हुए भागता है और गोडाउन के ऑफिस में रखी अलमारी के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी उसे अपने बगल में किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही अपने बगल में देखता है, उसे वही भूतिया लड़की दिखाई देती है। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा ना मुझे जाने दो। ईशान वापस से वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर मानो जम से गए थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अब ईशान को समझ आ गया था कि वो बचने वाला नहीं है। अगर मुझे मारना है ना तो मार डालो। तुम्हारे डर से मैं ज्यादा समय तक जी भी नहीं पाऊंगा। यहाँ ईशान की बातों का उस भूतिया लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस ईशान को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उस लड़की को मुस्कुराते देखकर ईशान अब अचानक से हंसने लगता है। ईशान को ऐसा करते देखकर उस भूतिया लड़की की हंसी गायब हो जाती है। तुम्हें क्या अपनी मौत से डर नहीं लग रहा है? मैं अब तुम्हें जरूर मार डालूंगी। अच्छा नाटक कर लेती हो मैडम, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तुम कोई भूत वूत नहीं हो, बल्कि असल में तुम एक बहरूपिया हो, जो यहाँ रात के समय काम करने आए लोगों को डरा कर भगा देती हो, ताकि तुम आराम से यहाँ चोरी कर सको, है ना? लगता है डर की वजह से तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अरे नहीं मैडम, वो जो तुमने शुरुआत में मुझे गिराने की रस्सी का फंदा लगाया था, मेरे गिरने की वजह से पैर में फंसकर उस रस्सी के कुछ धागे वहीं जमीन पर गिर गए थे, जो मुझे बाद में दिख गए थे। और उस साउंड बॉक्स का कोई मुकाबला नहीं, जो तुमने चिल्लाते वक्त अपने पीछे छुपाया हुआ था। यानी तुम सब कुछ सच जान चुके हो। वैसे अच्छा है, तुम पहले इंसान हो जो मरने से पहले मेरा सच जान पाए हो। लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगी। वैसे भी सुबह हो चुकी है, कभी भी लोग गोडाउन पर आते ही होंगे। इतना कहकर वो भूतिया लड़की ईशान को मारने के लिए एक चाकू निकालती है, पर तब तक पुलिस ऑफिसर आकर उस भूतिया लड़की के हाथों को पीछे से पकड़ लेता है। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे क्या लगा था मैंने अब तक पुलिस को बुलाया नहीं होगा? मैंने तो बहुत पहले ही पुलिस को मैसेज कर दिया था, और उनके आने के इंतजार में ही मैं तब से तेरे साथ ये घटिया खेल खेल रहा था। अब जब पुलिस आ गई है तो वही तेरे साथ इस खेल को अब जेल में कंटिन्यू करेगी। अब पुलिस उस लड़की को खींचकर अपने साथ लेके जाने लगती है। ये देखकर ईशान चिल्लाते हुए कहता है, अरे मैडम, जाते जाते ये तो बता दो कि भला तुम उस सीलिंग वॉल से चिपक कैसे गई थी, और तुमने ऐसा क्या किया था जिससे मैं हॉल से बाहर ही नहीं जा पा रहा था? और क्या वो बॉस वाली बात सच थी
ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी सीलिंग वॉल पर चिपकी नहीं थी, और भला मैं तुम्हें हॉल से बाहर जाने से कैसे रोक सकती हूँ? और ना ही मैंने तुमसे बॉस की कोई बात की। ईशान लड़की की बात सुनकर अब शॉक हो जाता है। वो गोडाउन में चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाने लगता है। तभी उसे एक कोने में एक लड़की दिखाई देती है, और फिर वो अचानक से ईशान की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। ईशान अब समझ चुका था कि इस गोडाउन में सच में उस लड़की का भूत है, जिसे उसके बॉस ने मार दिया था। ईशान उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अब अपने बॉस के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। कोर्ट में यह केस काफी लंबे समय तक चलता है, पर अंत में सच्चाई की जीत होती है। उसके बॉस को कोर्ट मुजरिम करार देते हुए आजीवन जेल की सजा सुनाती है।